हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस ईयर 2013। चलो 2012 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 2013 करेंगे और ऐसे ही हम 2024 तक अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। So the first question here is, which one of the following characterizes the people of Indus Valley Civilization? अब Indus Valley Civilization का टाइम पीरियड क्या है भाई? 2900 BC से लेकर के ऑलमोस्ट 1800 BC, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इसको कैरेक्टराइज कौन कौन सी फीचर्स करती है आपको पता है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स नहीं, ऑल्दो फीमेल डेटीज जो लिखा है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। फीमेल डेटीज की पूजा होती थी क्योंकि हम मदर गॉडेस का भी स्टैचू देखते हैं यहाँ पे, है ना। पशुपति शिवा का भी, प्रोटो शिवा या पशुपति शिवा का भी हम स्टैचू देखते हैं यहाँ पे, हमें मिलता भी है, सील भी मिलता है। तो बी तो सही है कि वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, बट बड़े बड़े पैलेसेस और टेम्पल्स तो इनके पास नहीं होते थे, सो वन इज इनकरेक्ट। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। अब आपको मैं बता दूं, हॉर्स जो हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था कि एक जगह पे मिला था, दैट इज व्हाट, सुरकोटड़ा, व्हिच इज इन गुजरात। यहाँ पे बोन मिला है, कहा जाता है वो हॉर्स बोन है, लेकिन वो है कि नहीं एग्जैक्ट वो कंटेंशियस है, डाउटफुल है। इसीलिए जनरली ये बिलीव किया जाता है कि घोड़े जो थे वो नहीं थे। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि सील में भी राइनोसरस है, टाइगर है, बट घोड़ा कहीं नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली, ठीक है, वेरी इजी बी, है ना। कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में पीवाईक्यू में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलो हम आगे देखते हैं। आगे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो तो अजंता केव्स, लेपाक्षी केव्स एंड सांची स्तूपा। तो अजंता केव्स आपको पता है कि वकाटाका के बाद गुप्ताज, और ये उन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था भाई? तो ये बनाया था 4 to 6 सेंचुरी एडी के टाइम पे बनाया था ये, है ना। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये मेनली बना था। लेपाक्षी केव्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है और कहते हैं कि ये 16 सेंचुरी में बनाई गई थी। किनके द्वारा? विजयनगर किंगडम के टाइम पे, विजयनगर किंगडम के टाइम पे ये बनाई गई थी। सांची स्तूप जो है आपको पता है कि वो 3rd सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी। किनके द्वारा भाई? अशोक के द्वारा बनाई गई थी सांची स्तूप। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन जगहों में से कौन सा नोन फॉर मुरल पेंटिंग। तो मुरल पेंटिंग क्या होता है कि एक केव का जो वॉल है उस पे डायरेक्ट हमने पेंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मुरल पेंटिंग। मुरल पेंटिंग हमें पता है कि अजंता केव्स मिलता है, हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था कि पद्म पानी, वज्र पानी, इन सब का हमें मुरल मिलता है किसमें? अजंता केव्स में। और इसमें 29 केव्स है अजंता में, ऑल आर द बुद्धिस्ट केव्स। लेपाक्षी केव जो आंध्र प्रदेश में है, दैट इज आल्सो फेमस फॉर मुरल, जिसमें कि हिंदुइज्म का, विष्णु का, शिव का, इन सब का मुरल मिलता है। सांची स्तूपा तो स्तूप है भाई, यहाँ मुरल नहीं मिलता है। सो बेसिकली 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज बी, ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। अब सांची स्तूपा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। उसी तरह से कि जो अजंता केव्स है वो 29 केव्स है, उसमें बुद्धिस्ट केव्स है, और जो एलोरा केव्स है वो तीनों रिलीजन को बताता है, मतलब कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म को बताता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसीडर द फॉलोइंग। इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया। नहीं यार, कहाँ से? हमें पता है कि 3rd सेंचुरी बीसी में, पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था कि 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने केव्स डोनेट किए थे और बनवाए थे किसके लिए? आजीविका सेक्ट के लिए, है ना। और वो केव्स कहाँ? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। उस केव्स का नाम है बराबर केव्स। बराबर की गुफा जो है 3rd सेंचुरी बीसी की ओल्डेस्ट केव मानी जाती है जो अशोका ने बनाया था। और बादामी तो चालुक्यास की कैपिटल है। चालुक्यास ऑफ बादामी और चालुक्यास ऑफ वेंगी, यानी लेटर चालुक्यास। और लेटर चालुक्यास के अगर हम टाइम पीरियड देखें तो हम उसको देखेंगे कि वो काफी बाद में बनाई गई है। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो 6 to 8 सेंचुरी एडी के टाइम की केव से लेटर चालुक्यास की। इसका मतलब कि ए जो है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बादामी केव्स ओल्डेस्ट नहीं है, बल्कि 3rd सेंचुरी बीसी की, एडी की केव्स ओल्डेस्ट नहीं है, 3rd सेंचुरी बीसी की केव्स ओल्डेस्ट है, जो कि बराबर की गुफाएं हैं, अशोका ने बनाया था। तो 1 वो गलत। सेकंड, बराबर रॉक कट केव्स वेयर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैनिज्म को इंक्रीज किए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, मतलब ग्रैंडसन, जिनका नाम अशोक था, उन्होंने बराबर की गुफा बनाया। अभी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल भी बताया, ठीक है। थर्ड हो गया, एट एलोरा
caves were made for different faith. एलोरा पे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि एलोरा पे केव जो है वो अलग अलग फेथ के लिए बनाया गया था और इसका टाइम पीरियड एलोरा केव का क्या है भैया, तो 5th to 11th सेंचुरी एडी। और कौन सी डायनेस्टी मेनली, राष्ट्रकूट और यादव। आपको पता होगा कृष्णा ने क्या किया था, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा बनवाया था, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी ओनली, ठीक है, 3 ओनली। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्या while other are called विहारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रॉक कट केव्स जो है बुद्धिज्म की, वो 2 तरह की होती है, वो होती है चैत्य और एक होती है विहारा। चैत्य अगर आप देखो, चैत्य का मतलब होता है चिता, चिता का मतलब होता है आत्मा। यानी कि आप अगर मेडिटेट कर रहे हो, चिता अपनी आत्मा को देख रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, चित्त के बारे में सोच रहे हो, तो क्या है वो चैत्य। और आप मेडिटेट कैसे करोगे, आप प्रेयर हॉल में बैठ के मेडिटेट करोगे। तो बेसिकली जो चैत्य था वो क्या था, वो प्रेयर हॉल था। और विहार वर्ड से ही बिहार स्टेट का नाम भी निकला है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि विहार का मतलब होता है कि रेस्टिंग प्लेस, यानी कि रहना, बसेरा, वास करना, विहार। सो दिस इज बेसिकली द रेस्टिंग प्लेस। तो हम बोल सकते हैं कि विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, नो। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क, रहने वाला जगह, यानी बी हो जाएगा। चैत्य इज द स्तूपा, नहीं, देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस, नो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 5। चाइनीज ट्रैवलर व्यान चांग, अब जो युआन चांग जो लिखा है उसका मेन नाम क्या है, वेनसांग है। इसको व्यान चांग भी प्रोनाउंस किया जाता है। और ये किसके टाइम पे आए थे, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, राइट। ही वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के थे। और हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ था, उत्तर प्रदेश, कन्नौज, राइट। और व्यानसांग के आने के बाद वेनसांग के इन्फ्लुएंस में हर्षवर्धन ने क्या लिया था, महायाना बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। और महायाना बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने 2 असेंबली भी कराई थी, एक थी कन्नौज असेंबली और एक थी प्रयाग असेंबली। ये सब हमें पता है। तो वेनसांग ने जो अपनी किताब लिखी थी यहाँ पे विजिट करने के बाद, उसमें क्या कहा गया है, वो चीज सवाल पूछ रहा है। और ये कौन सा एडी का टाइम है, ये 640 एडी के आसपास की बात है, ठीक है। क्योंकि वेनसांग जो कोर्ट में आए थे, ये उस पीरियड में आए थे 627 एडी टू 643 एडी के बीच में। तो अब हम देखते हैं वेनसांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या क्या इन्होंने बताया था, द रोड एंड रिवर रूट वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। नहीं, वेनसांग ने बताया था कि चोरियां बहुत ज्यादा हो रही थी, सो इट वाज नॉट कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो 1 हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन तो आपका ऐसे ही निकल गया, बट और ऑप्शन देखते हैं। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वेर इंस्ट्रूमेंटल फॉर डिटरमाइनिंग इनोसेंस और गिल्ट। हाँ, इन्होंने बताया था कि पनिशमेंट के लिए जैसे गर्म पानी का एक बोल लेकर के आ गए, उसमें बोला हाथ डाल दो, अगर आपका हाथ पूरा उसमें मतलब हड्डियां खराब हो गई और हाथ पूरा उसमें उबल गया, इसका मतलब आपने क्राइम किया है, ऐसा माना जाता था उस टाइम। तो जो कि ट्राइबल सोसाइटी में भी माना जाता है, ऑर्डियल बाय फायर और वाटर और पॉइजन। आपने देखा होगा ना वो हातिम ताई मूवी, कैसे उसमें कहते हैं कोयले पे चलो, अगर अल्लाह का बंदा होगा तो कोयला भी फूल बन जाएगा, और कोयला फूल बनता है, तो कुछ वैसा मानते थे वहां पे, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि इस तरह का जो है इनोसेंस प्रूव करने के लिए इस तरह का ऑर्डियल कराया जाता था, ठीक है, पनिशमेंट देने के लिए। मतलब जिसका हाथ गर्म तवे में जल गया वो मतलब पनिशमेंट के लायक है, उसने गलती करी है। ट्रेड्समैन हैड टू प्ले ड्यूटीज एट फेरीज एंड वेरी, यस, ड्यूटी का सिस्टम था, प्ले नहीं होगा यहाँ, पे होगा, पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस, ट्रू। सो बेसिकली 2 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है, 2 and 3। अब चलते हैं हम आगे। Which one of the following statement are applicable to Jain doctrine? जैन का मतलब होता है क्या भैया, जीना। जिना का मतलब होता है कॉन्करर, मतलब जिसने अपने मन पे कॉन्कर कर लिया। ये किसकी बात करते हैं, ये यूनिवर्स, ये सोल की बात करते हैं कि हर चीज में क्या होती है, सोल होती है। और ये कर्मा डॉक्ट्राइन को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो यूनिवर्सल लॉ से चलता है। आपको याद है हमने पीवाईक्यू में किया था कि द वर्ल्ड इज गाइडेड बाय यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल वर्ड। तो उसमें ऑप्शन क्या था, एक यूनिवर्सल, पीवाईक्यू में यूनिवर्सल लॉ। तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉ से चलता है। और ये लॉ क्या है, ये लॉ है भैया, लॉ ऑफ कर्मा।
मतलब आपने अगर गुड कर्मा किया तो फिर तो ठीक है, आपने बैड कर्मा किया तो आपको क्या होगा, आप रीबर्थ होगा और आप रीबर्थ के साइकिल से लिबरेट हो ही नहीं पाओगे जब तक कि आप अपने कर्म से नहीं बचते हो। इसका मतलब कि इनका कहना है कि आप जो मैक्सिमम कोशिश करो अपने जन्म में कि अपने कर्म को मिनिमाइज करो। कर्म को पूरी तरह से आप एनिलिएट खत्म तो नहीं कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से मिनिमाइज करने की कोशिश करो। इसीलिए ये कहते हैं कि 5 तरह के बॉस, सत्य, असत्य, अपारिग्रह, ये सब आपने सुना होगा ना, ये सब बुद्धिज्म जैनिज्म कहती है। और जैनिज्म कहती है कि आप तपस्या के थ्रू अपने कर्म को खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप तपस्या करोगे, फिनांस करोगे तो आप सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में नहीं रहोगे, जिसकी वजह से आपका कर्म जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और ये कहते हैं कि कर्म कम होने का मतलब है कि आपकी जो है रीसाइकिल जो है, ये रीबर्थ जो है, इसकी साइकिल से आप लिबरेट हो जाओगे। और इसका मानना है कि हर एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट में क्या है, सोल है। ठीक है। अब देखते हैं, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिएटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस फिनांस। यस, तभी ये कहते हैं कि डोंट किल एनीवन, एक छोटे से जीव को भी नहीं मारना है। ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल, बिल्कुल सही बात है। कर्मा इज बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। यस, कर्मा को खत्म करना है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, वेरी इजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। मतलब निर्वाणा क्या कहते हैं भाई, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। अब मैं बुद्धिज्म का अगर कॉन्सेप्ट बताऊं तो बुद्धिज्म कहता है क्या, बुद्धिज्म की पहले तो अगर हम बुद्धिज्म की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बुद्धिज्म जो है वो 4 नोबल ट्रुथ पे चलती है और 4 नोबल ट्रुथ के बाद आती है 8 फोल्ड पाथ। तो ये जो 4 नोबल ट्रुथ है बुद्धिज्म की, वो ये कहती है, पहला ट्रुथ इसका ये कहता है कि वर्ल्ड जो है वो सफरिंग से भरा हुआ है, दुख जो है वो है दुनिया में और वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है। अब सेकंड ट्रुथ कहती है कि सफरिंग का मेन जो रीजन है ना वो है डिजायर। हमारे को डिजायर होता है, वो फुलफिल नहीं होता है, तभी हम क्या करते हैं, सफर करते हैं। सो द फर्स्ट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, जो 4 नोबल ट्रुथ है। सेकंड ट्रुथ है कि सफरिंग क्या, द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। थर्ड कहता है निरोध के बारे में, निरोध का मतलब एंडिंग द सफरिंग। सो द थर्ड ट्रुथ सेज कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस सफरिंग को खत्म कर दें, और इस सफरिंग को खत्म करने के लिए फोर्थ ट्रुथ है कि वी नीड टू फॉलो व्हाट, 8 फोल्ड पाथ। वी नीड टू फॉलो 8 फोल्ड पाथ। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ है, जैसे कि राइट अप्रोच, राइट एनलाइटनमेंट, राइट कर्मा, ये वो करके टोटल 8 फोल्ड पाथ है आपकी। ठीक है। सो द डिजायर ही तो सब कुछ का रूट है, रूट कॉज है ना। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कांसेप्ट ऑफ निर्वाणा, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। ये चारों जो नोबल ट्रूथ है और 8 फोल्ड पाथ है, ये इसी को तो खत्म करने के लिए कि डिजायर के फ्लेम को आप खत्म कर लो अपने अंदर से। सो निर्वाणा डिस्क्राइब द अल्टीमेट गोल एंड रिप्रेजेंट द एक्सटिंग्विशिंग द flame of desire. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the history of the philosophical thought in India, consider the following statement regarding Samkhya school. So basically Samkhya school was given by Kapila Muni. ठीक है, कपिला मुनि। आपको पता है हमने आपको 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी बताई थी, जिसमें बताई थी ये क्या था, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी था, जो कि इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं क्या था, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ वेदा से इंस्पायर्ड था। 3rd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी के अंदर ये आया है। और हेटेरोडॉक्स स्कूल क्या हो जाता है, जो वेदा से बिल्कुल ही ऑपोजिट था, इंस्पायर्ड नहीं था, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका। राइट। तो बेसिकली सांख्या स्कूल अब टोटल 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ठीक है। पहला है सांख्या स्कूल, जो देने वाले हैं कपिला मुनि। सेकंड क्या है आपके, योग है, योग स्कूल कौन देता है, पतंजलि। थर्ड है न्याय की कौन है, फिलोसोफर, गौतम ऋषि। फोर्थ है वैशिष्ट के कौन है भाई, कन्नाड़ ऋषि। फिफ्थ जो है वो है आपका मीमांसा फिलोसफी, जिसमें 2 आता है, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है उनके कौन है, तो अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें तो उनके हैं जमिनी ऋषि, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो उनपे है व्यास ऋषि। तो यहाँ सांख्य फिलोसफी के बारे में बोल रहा है, इट डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। नो, Sankhya philosophy given by Kapila Muni, it accept the theory of rebirth and transmigration of soul. ये rebirth में बिलीव करते हैं और सोल के भी ट्रांसमाइग्रेशन में ये बिलीव करते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। सांख्य होल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज। हाँ, सांख्य क्या कहता है कि नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, सो ट्राई टू अटेन नॉलेज। ठीक है। तो सांख्य कहता है कि इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो सांख्य एक्सेप्ट नहीं करता है थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये बिल्कुल गलत है, ये करता है एक्सेप्ट, ठीक है। It does accept the theory of rebirth and transmigration of soul. Second, Sankhya hold that it is the self knowledge that leads to liberation. बिल्कुल, Sankhya philosophy emphasizes the self knowledge जिसको ज्ञान कहते हैं, and the realization of distinction between पुरुष जिसको soul कहते हैं और प्रकृति with matter that leads to moksha which is liberation. Question number 9. Consider the following भक्ति संत. इन भक्ति संतों को देखो, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, ये सारे भक्ति संत हैं, ठीक है। दादू दयाल कौन है भाई? तो दादू दयाल एक पोएट है, एक सेंट है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1544 टू 1603, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक भी एक सेंट और पोएट है, इनका टाइम पीरियड क्या है? 40, जिन्होंने फाइनली गुरु नानक देव आदि ग्रंथ साहिब आपने सुना होगा, है ना, सिखिज्म। सो फाइनली 1469 टू 1539 इनका टाइम पीरियड है। और ये जो भक्ति सेंट है त्यागराज, ये क्या है? ये कन्नड़ा पोएट है। इनका क्या संत है? इनका क्या है? 1767 टू 1847, ठीक है। ये तीन टाइम पीरियड हमें तो समझ आ गया भक्ति संतों का। अब who among the following were preaching when Lodhi dynasty fell and Babur took over? अब लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर इन द ईयर व्हाट? 1526, which is also known as बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा बैटल ऑफ पानीपत था ये? दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। इब्राहिम लोधी को दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, क्योंकि सॉरी बाबर को इब्राहिम लोधी ने बाबर को दौलत खान लोधी ने, जो कि गवर्नर भी थे पंजाब के, और दौलत खान लोधी जो थे वो इब्राहिम लोधी के अंकल भी थे, उन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी को इंसल्ट करा था, राइट। तो बाबर और उनके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 एडी में होती है। और 1526 के बीच में ये कौन से है? अगर मैं दादू दयाल की बात करूं तो ही लिव्ड 1544 टू 1603, ठीक है। यानी कि 1544 टू 1603 किसका टाइम पीरियड है? अकबर का है, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है? 1556 टू 1605, राइट। तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा, बाबर के टाइम पे नहीं थे। गुरु नानक का क्या है? 1469 टू 1539। अब देखो 1539 यानी 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, गुरु नानक वाज देयर ड्यूरिंग द बाबर एरा, जब इंडिया में थे, तो ट्रू है। त्यागराज तो 1767 टू 1847, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के भी बाद की बात है ये, यानी कि थर्ड भी हो जाएगा गलत। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी, दादू दयाल का टाइम पीरियड, त्यागराज और नानक। इवन त्यागराज तो की तो जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। अब मैंने आपको कितनी बार, ये तो पीवाईक्यू है, दिस इज रिपीटेड। इसी ईयर के डिस्कशन में हमने देख लिया कि कम से कम 4 से 5 पीवाईक्यू में रिपीटेड दिख गए। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का जो ईयर है वो क्या है? 1880 टू 84 किसका टाइम पीरियड था? जो गवर्नर जनरल, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उनका टाइम पीरियड था, राइट। वो बहुत ही लीनियंट थे, उनको फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। और ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो किस चीज से रिलेटेड थी? ये जो कंट्रोवर्सी थी इससे रिलेटेड थी कि पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश जूरिस्ट हैं वो इंडियन प्लस ब्रिटिश दोनों को ट्रायल कर सकते हैं क्राइम के लिए इंडिया में, लेकिन जो इंडियन जूरिस्ट हैं वो ब्रिटिश को ट्रायल नहीं करेंगे, सिर्फ इंडियन को ट्रायल करेंगे, क्योंकि व्हाइट्स को एक इंडियन जूरिस्ट कैसे जजमेंट दे सकता है ये नहीं कहा जाता था। लेकिन ये जो इल्बर्ट बिल थी इसने बोला कि अब इंडियन जूरिस्ट भी दोनों ब्रिटिश और इंडियन को ट्रायल करेंगे। इस पे बहुत ज्यादा क्योस हो गया था, बहुत ज्यादा हल्ला हो मच गया था कि भैया इंडियन जूरिस्ट कैसे ब्रिटिश को ट्रायल कर सकते हैं, ये तो उनकी इंसल्ट है, उनके शान के खिलाफ है। सो बेसिकली इस बिल को वापस ले लिया गया था, राइट। और इल्बर्ट बिल आई थी रिपन के टाइम पे, क्योंकि रिपन जो थे ही वाज लीनियंट टुवर्ड्स इंडियंस, एज आई टोल्ड यू। So imposition of restriction to carry certain arms by Indians, no. Imposition of restriction on newspaper and magazine, no. Removal of disqualification imposed on Indian magistrate with regard to the trial of Europeans, yes. इल्बर्ट बिल क्या कर रही थी? रिमूव कर रही थी डिस्क्वालिफिकेशन which imposed on Indian magistrate with regard to trial of the Europeans, इसको रिमूव कर रही थी। So basically C would be the correct option. Removal of duty on the import of cotton cloth, no. So C सही हो जाएगा, इसको हमने PYQ में बहुत बार देख रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट वाज, एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट मेंबर थी बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग भी फाउंड किया था इंडिया में, राइट, 1916 में। और एनी बेसेंट इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, नॉट इंडियन,
फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी 1917 में, इतना हमें पता है। अब देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, तिलक के साथ मिलकर 1916 में। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं भाई, हमने ऑलरेडी इसको पीवाईक्यू में देखा है। क्या देखा है? ब्लैवेट्स्काई और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। हेडक्वार्टर कहाँ था उसका? न्यूयॉर्क में, राइट। 1881 के बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? एडियार, विच इज इन प्रेजेंट डे चेन्नई, मद्रास। और बाद में 1889 में जाकर के एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था। तो ये फाउंडर तो नहीं थी, गलत। Once the president of INC, yes, 1917 में she became the first woman to become the president of INC। ये हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन था? 1925 कानपुर सेशन। कौन? सरोजनी नायडू, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो बेसिकली इसका हो जाएगा 1 and 3। तो 1 and 3 कहाँ है? 2 को हटाओ इसमें, यस, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। क्यों? गो बैक साइमन, क्योंकि 7 मेंबर्स थे और एक भी उसमें इंडियन नहीं था, ऑल वाइट कमीशन थी। इसी की वजह से लोगों ने एजिटेट किया था, क्योंकि साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 को देखने आई थी कि हाउ इज इट वर्किंग एंड टू सजेस्ट सम रिफॉर्म्स आल्सो। तो इसको क्या बोला गया था? गो बैक साइमन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, और ये भी पीवाईक्यू है। देखो कितने सारे पीवाईक्यू से आ जाते हैं, सेम चीज बार बार आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो फिर देखो, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन। 1990s के क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन दिखा था और हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन गो बैक, है ना। With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were, provinces से क्या हुआ था? प्रिंसली स्टेट से क्या हुआ था? प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर के आए थे, है ना। प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर के आए थे, लेकिन ये इलेक्शन जो थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, राइट। अब देख लो, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं, इनडायरेक्टली। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, नॉमिनेटेड तो प्रिंसली स्टेट से हुए थे। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, बट दिस इलेक्शन वाज व्हाट? इनडायरेक्ट, राइट। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज, नो। तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 1946 में क्या हुआ था? इलेक्ट होके आए थे और नॉमिनेट हो गए थे। नॉमिनेट आके आए थे प्रिंसली स्टेट से और इलेक्ट होके आए थे कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थी। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, आपको पता है क्रिप्स प्रपोजल के बारे में, राइट। क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल कब आई थी भाई? 1942 में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन का सपोर्ट चाहती थी वॉर में। कौन से वॉर में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला क्रिप्स प्रपोजल में कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन अभी तक इंडिया जो थी वो ग्रो कर चुकी थी, इंडियंस को अब डोमिनियन स्टेटस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया क्रिप्स प्रपोजल हमें डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है। मतलब ये तो वही बात हो गया कि ये जो क्रिप्स प्रपोजल है, इट इज नथिंग बट द पोस्ट डेटेड चेक, इट इज नथिंग बट द पोस्ट डेटेड चेक, ओके, ऑफ फेलिंग बैंक, ऑफ फेलिंग बैंक। ये फेल किया हुआ बैंक करप्ट बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए तुम्हारे राज्य से। अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा। सो बेसिकली क्रिप्स मिशन जो है इसी बिना पे फेल हो गया, और इसी के फेल के बाद 1942 में 8 अगस्त को गांधी जी ने ग्वालियर का मैदान चौक से क्या लॉन्च किया? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि कहा जाता है कि एक वायलेंट मूवमेंट था। इन्होंने किसका नारा दिया? डू और डाई, डू और डाई का। इसके बारे में डिटेल हम ऑलरेडी पीवाईक्यू में देख चुके हैं कि कैसे इन्होंने बोला था कि इस बार जो प्रिंस है वो अपनी प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस है वो अपने लोगों को हेल्प करे, जो ब्रिटिश के जो अंडर में जो सर्व कर रहे हैं, जो भी मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, वो लोग गोली ना चलाएं पब्लिक पे, जो वर्कर्स हैं वो काम करते रहे बट अंदर अंदर इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। पैरेलल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, है ना। ये सारा हमने कल्पना दत्त के बारे में देखा था, ये सारा हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके। सो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट कब? 8 अगस्त को, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था ग्वालियर का मैदान चौक मुंबई से, इसीलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन इस दिन पास हुआ था और ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था, इसलिए इसको अगस्त रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। So Quit India movement was launched in response to the failure of Crip mission. Crip mission was sent by the British government in 1942 to secure Indian support for the war effort. However, the mission failed to address the key demand of Indians such as self-government.
फेलियर जो हुआ क्रिप्स मिशन का, उसी की वजह से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो आता है 14 जुलाई 1942 में। तो महात्मा गांधी ने बोला जो क्रिप्स प्रपोजल है दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फेलिंग बैक। गांधी जी ने क्विट इंडिया स्पीच को डिलीवर किया था बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को और बोला डू और डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट को इसीलिए अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि स्टार्ट हुआ था अगस्त रेवोल्यूशन अगस्त में, ठीक है। और इसको अगस्त क्रांति डे जो कि 8 अगस्त को एनुअली हम लोग मनाते भी हैं। उसी के बाद तो 24 घंटे के अंदर सारे ओवरनाइट अरेस्ट कर लिया गया था सारे लीडर्स को कांग्रेस को, राइट। द डिमांड फॉर तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में तेभागा पीजेंट मूवमेंट था। ये क्या कह रहा था? तेभागा मतलब जैसे 20 कटिया यानी 1/3, राइट। तेभागा का मतलब होता है 1/3। मतलब ये डिमांड लैंडलॉर्ड से था कि लैंडलॉर्ड जो है 1/2 शेयर, जो 50% शेयर लेता है उसकी जगह 1/3 शेयर लेने लगे। इसका मतलब 33% शेयर लेने लगे। इट वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट इट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड बाय द, ये पीजेंट का रिवोल्ट था। तेभागा मूवमेंट बंगाल में पीजेंट का रिवोल्ट था अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, ये याद रखना, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये इंडिपेंडेंस के बिल्कुल एक साल पहले यानी 1946 1946-47 के टाइम का था तेभागा मूवमेंट। एंड इट वाज लेड बाय हूम? इट वाज लेड बाय द पीजेंट विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पीजेंट विंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कौन सी थी? ये थी बैंडिया प्रादेशिक किसान सभा, ठीक है, प्रादेशिक किसान सभा। इसको आप याद रखें, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द रिडक्शन ए, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ landlords from 1/2 of crop to 1/3. Tebaga Peasant Movement 1946-47 primarily focused on reducing the share of crop to the sharecroppers, जिसको कि बागदार भी कहते हैं, and to give the land of 1/2 to 1/3. This movement was led by Communist Party of India and aimed to address the economic exploitation of sharecroppers by landlords. आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। 2013 का क्वेश्चन डिस्कशन हमारा हो गया। अब हम 2014 से लेकर के 2022 का अपना अगले वीडियोस में करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेल। हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।